गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार पढ़ेंगे। अब तक हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि वर्ण क्या होता है, वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है और स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार की है, कैसे इनका उच्चारण होता है, इस बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। अब हम जानते हैं वर्णों के योग से बनने वाले शब्दों को और उनका वर्गीकरण, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है, इस बारे में विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। शब्द विचार। शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे कबूतर, किताब, माला। ये चित्र आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। इसमें कबूतर शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो उनको अलग अलग स्वर और व्यंजनों में इसे विभक्त किया गया है। इसी तरह से किताब और माला शब्द का भी विभाजन किया गया है। तो उपयुक्त शब्द स्वरों तथा व्यंजनों से मिलकर बने हैं और अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो सार्थक शब्द वही है जिनका कोई अर्थ निकलता हो, निश्चित अर्थ प्रकट होता हो। तो इस प्रकार शब्दों की परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वह शब्द कहलाता है। शब्द और पद में अंतर। तो प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द होता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाता है। जैसे रिया ने माँ को पत्र लिखा है। उपर्युक्त वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाने के कारण एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। तो व्याकरण के नियम में बंधकर, यानी वाक्य रचना में एक नियम होता है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, इस तरह से वाक्य का निर्माण किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों को जब हम एक क्रम में व्याकरण के नियमों से रखते हैं और वाक्य रचना करते हैं, तो हर शब्द जो स्वतंत्र रूप में केवल शब्द कहलाता है, वही वाक्य में आकर पद बन जाता है, जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है व्याकरण के नियम के अनुसार। अब जानते हैं शब्दों के वर्गीकरण। तो शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है, कितने वर्गों में उसे बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम उसकी रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। रचना या उसकी बनावट कि किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जानेंगे। तो सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्दों का 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द सबसे पहले, तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और परंपरा से, यानी कि हम हमेशा से ही एक रिवाज के रूप में, रीति के रूप में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे घोड़ा, हाथ, आदमी, सूर्य, वृक्ष, घर आदि। तो इन शब्दों को अगर हम टुकड़ों में विभाजित करें स्वर और व्यंजनों में, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगला यौगिक शब्द। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इन्हें अगर बांटे, टुकड़े भी करें इनके, तो भी इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। जैसे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान और मंत्री। और इनके अगर जो टुकड़े भी हम करते हैं, प्रधान और मंत्री अलग अलग, तो प्रधान का मतलब प्रमुख और मंत्री यानी कि नेता। तो इनका खंडों में विभाजित करने के बाद भी कोई सार्थक अर्थ निकलता है और जुड़कर भी ये सामान्य अर्थ
देते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्दों का। तो जिन यौगिक शब्दों या शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, यौगिक तो है, दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर तो बन रहा है, लेकिन उसका जो सामान्य अर्थ है उससे अलग हटकर कोई विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, परंपरा बन जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण दिया है दशानन का। दशानन दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और आनन। दश का मतलब 10 और आनन मतलब चेहरा या मुंह या सिर। तो 10 आनन वाला किसे कहा जाता है? रावण को। वैसे तो इसका साधारण अर्थ होगा 10 सिर वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है रावण, यानी कि दशानन का जो ये शब्द है उसका प्रयोग हम रावण के लिए करते हैं। दूसरा उदाहरण है हिमालय का। हिम प्लस आलय, ये दो शब्दों से मिलकर यह शब्द एक शब्द बना है। हिम का मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो साधारण अर्थ तो इसका होगा बर्फ का घर, लेकिन यहाँ हम विशेष पर्वत के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इसी नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे हिमालय बर्फ का घर, और इसका नामकरण भी हिमालय किया गया है। एक दंत, जो दो शब्दों एक और दंत अलग अलग से मिलकर बना है और साधारण अर्थ होता है एक दांत वाला, लेकिन हम एक दांत वाला गणेश जी को कहते हैं। और अगला पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र वाला और इसका विशेष अर्थ है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जब शब्दों का सामान्य अर्थ से हटकर कोई विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ पर हम उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं।